हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसका हम लोग क्विकली रिविजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। 10 फरवरी को दोस्तों विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और जिसकी थीम थी दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी और MS स्वामीनाथन जी और एक और हैं PV नरसिम्हा राव जी। यहाँ पर देखो दो नाम रिपीट हो गए हैं, नरसिम्हा राव, ठीक है ना। तो ये तीन नाम जो हैं इन और नए ऐड किए गए हैं भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं में। अब टोटल 5 भारतीयों को दिए जाएंगे भारत रत्न 2024 के लिए, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9 फरवरी को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ है और अभी हाल ही में नासा ने 137 प्रकाश वर्ष दूर एक रहने योग्य क्षेत्र में हैबिटेबल जोन में सुपर अर्थ खोजा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को बताया है कि 2030 तक दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑयल डिमांडिंग ग्रोथ कंट्री बन जाएगा। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मुफ्त में बस यात्रा की घोषणा की है दिल्ली ने। और एम्स ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए iOncology.ai नाम का एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्यारेलाल शर्मा जो कि प्रसिद्ध संगीतकार हैं, इनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत और बांग्लादेश को संयुक्त विजेता के रूप में चुना गया। LIC म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO बनाया गया रवि कुमार झा को। ये टॉप 11 करंट अफेयर, टॉप 10 ही है, यहाँ पर टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी PDF और क्विज आपको MGT ऐप पर दी जाती है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। MGT ऐप पर ही हमारे पेड कोर्सेज और ई-बुक्स आती हैं, उनको भी आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों घोषणा तो बहुत पहले ही हो गई थी और अभी फिजी और पापुआ न्यू गिनी में जाकर के इन्होंने रिसीव किया है ये अवार्ड। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिजी और पापुआ गिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, ठीक है जी। अनाउंसमेंट याद हो अगर आपको, G7 जब समिट हो रही थी, G7 समिट उसी दौरान की गई थी और मैंने ये क्वेश्चन कवर भी कराया था आपको, ठीक है। G7 समिट जब हिरोशिमा में जापान में हुआ था ना पिछली साल, उसी दौरान यहाँ पर अनाउंस किया गया था। तो पुरस्कार का नाम है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है। तो ये दिया गया। दोनों देशों की बात करें तो उसको मैं अभी आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा, लेकिन एक जरूरी चीज जो आपको दिखा दूं पहले, ये रहे 2023 में PM मोदी को मिले पुरस्कारों की लिस्ट। वैसे मैंने आपको PM मोदी को मिले अवार्ड पर एक वीडियो भी दी हुई है जिसमें 2014 से लेकर के आज तक जितने भी मिले हैं अवार्ड इनको, वो सब का नाम है। तो आप सर्च कीजिएगा PM मोदी अवार्ड MGT एजुकेशन लिख देना, आगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर देखो 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मिला था पापुआ न्यू गिनी के द्वारा और फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला था। ये 2024 में दिया गया लेकिन अनाउंस 2023 में हुआ था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस के द्वारा दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भारत में मिला इनको। पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार मिला पलाऊ के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ द नाइल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मिला है PM मोदी को और ये इजिप्ट के द्वारा दिया गया। चलिए पापुआ न्यू गिनी और फिजी आया है तो दोनों को देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में है कहां पर। तो अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आपको आना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर आप आओगे तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही हिस्सा पड़ता है पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये है पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद यहीं पर एक छोटा सा देश है, बहुत ही छोटा सा देश है फिजी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, बहुत ही छोटा सा देश, सुआ इसकी राजधानी होती है। तो फिजी जो है, और अच्छा एक और बात, नांडी फिजी में याद हो आपको विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 12वां वाला, नांडी फिजी में बताया था ना मैं आपको। चलो अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। एक्चुअली में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने रद्द करके न्यू पेंशन स्कीम जो है इसकी घोषणा की थी। और न्यू पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने ये तर्क दिया था कि देखो ऐसा है, हम लोग बहुत बड़े पॉपुलेशन वाले देश बन चुके हैं और सरकार पर बहुत लोड पड़ रहा है, ऐसा है वैसा है, तो सरकारी कर्मचारियों को कटौती मतलब करने टाइप की पेंशन थी। तो पेंशन दी जाएगी लेकिन उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए जिसकी वजह से काफी सारे लॉस वगैरह थे। हालांकि ये लंबा उसमें मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं और इस पर अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा
कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर क्या है। तो बहरहाल पिछली वाली बढ़िया थी, इसी वजह से डिमांड उठ भी रही है। जो समझ लो कि सत्ता पक्ष के विपक्ष में जो भी सरकारें हैं वो सब लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को एक अच्छा मुद्दा बनाए हुए हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की बातें करते हैं। तो यहाँ पर सिक्किम जो है इसने बहाल कर दिए है और ये बन गया है पूर्वोत्तर का पहला राज्य। ठीक है जी, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बहाल करने वाला। अगर कहीं पर एमपीएस दिखा लिखे तो इसका मतलब समझना न्यू पेंशन स्कीम, ओपीएस लिखा दिखे तो इसका मतलब समझना फुल फॉर्म है ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो राज्य के कर्मचारियों के लिए सिक्किम ने अपने ऐसा किया है। 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद के नियुक्त जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए ये लाभप्रद होगा, उनके लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। देखो 2004 में क्या हुआ था कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी थी। 2005 के बाद जो नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे उनको पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता था। तो यहाँ पर अब कुछ राज्य ऐसे आगे निकल करके आए जिन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया। जैसे उसमें राजस्थान है, राजस्थान पहला राज्य बना था। इसके बाद झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है। मतलब जहां जहां पर बीजेपी के अलावा कोई पार्टी की सरकार थी वहां पर लगभग लागू कर दिया गया था पुरानी पेंशन स्कीम को। ठीक है जी, वहां की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो यहाँ पर अभी सिक्किम ने ऐसा किया है और पूर्वोत्तर में ये बना है पहला राज्य। सिक्किम की बात आई है तो देखोगे मैप में यहाँ पर है सिक्किम। सिक्किम केवल और केवल पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है, एकमात्र ऐसे भारतीय राज्य से। बाकी इधर तीन तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है, ऊपर चीन से, इधर नेपाल से, इधर भूटान से। ठीक है, इधर ये पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। गंगटोक इसकी राजधानी है। प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से सीएम है। पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर झीलों की बात करें तो गुरोंडुमार झील, चांगू झील, खचे ओपलरी झील ये प्रमुख झीलें हैं। नेशनल पार्क में कंचनजंगा नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखना। नाथुला और जिलेपला दर्रा प्रसिद्ध दर्रे हैं। 4 जिले हैं, 32 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। ये चारों जिले आप देख सकते हो। ठीक है ना, साउथ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम। ठीक है जी, नाम ही रखने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल 10 फरवरी 2024 को कहां पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। तो दोस्तों विश्व पुस्तक मेला शुरू हुआ है नई दिल्ली में। आप लोग की दुआ की वजह से, आप लोग के इतने प्यार सपोर्ट और यहाँ तक हमें पहुँचाने की वजह से हमें भी इन्विटेशन आया था। हालांकि हम जा नहीं पाए, लेकिन 2 बार इन्विटेशन आया पब्लिकेशन हाउस से, कुछ पब्लिकेशन हाउस से। तो ये सब आप लोग की वजह से हुआ है। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आप ही लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है वर्ल्ड बुक फेयर, विश्व पुस्तक मेला 2024। ठीक है, इसमें देखो 80 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, 30 से ज्यादा कंट्रीज इसमें हिस्सा ले रही हैं और पब्लिशिंग कॉन्फ्रेंस में 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा 35+ कंट्रीज, 20 से ज्यादा सीईओज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। थीम है मल्टी लैंग्वेज इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन और शिक्षा मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मिलकर के आयोजन किया जा रहा है। इस बार का सम्मानित अतिथि है सऊदी अरब, यानी कि ये क्या है, ये अपना गेस्ट कंट्री है। ओके, नई दिल्ली में। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों वेई यी ने। किसने? वेई यी ने जीता है। ये चाइना के रहने वाले हैं। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ा ये स्तर का टूर्नामेंट होता है। इसको इन्होंने जीत लिया है, वेई यी ने। नीदरलैंड में ये आयोजन किया गया था इसका। भारत के डी गुकेश जो है ये फाइनल में जो है हार गए। वहीं इसमें चैलेंजर्स चैंपियन रहे थे लियोन लुक मेंडोका। ठीक है, ये चेस का यानी शतरंज का टूर्नामेंट है। शतरंज में होते हैं ग्रैंड मास्टर और ग्रैंड मास्टर के लिए 2500 पॉइंट स्कोर करना होता है। अगर कोई खिलाड़ी अपने करियर में 2500+ पॉइंट स्कोर कर लेता है तो वो ग्रैंड मास्टर कहलाया जाने लगता है। भारत में ऐसे 84 अभी तक ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। और अगर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो थे विश्वनाथन आनंद। और ये अभी देखो ये टॉप पर चल रहे थे भारत में रैंकिंग में। डी गुकेश ने इनको पीछे किया था। अगर आपको याद हो टॉप 10 में ये आ गए थे डी गुकेश 9वें नंबर पर और विश्वनाथन आनंद 10वें नंबर पर आ गए थे। भारत में अगर देखा जाए तो टॉप पर डी गुकेश थे सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ। अगला, टाटा ट्रस्ट ने कहां पर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की? तो टाटा ट्रस्ट ने मुंबई में अभी भारत का पहला छोटे पशुओं के लिए हॉस्पिटल का उद्घाटन करने की घोषणा की है।
टाटा ट्रस्ट, दोस्तों टाटा ग्रुप का ही समझ लो एक फाउंडेशन है और ये समाज हित में काम करता है। तो टाटा ट्रस्ट ने एनिमल हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है छोटे एनिमल्स के लिए। छोटे एनिमल्स बोले तो जैसे कि आप खरगोश देखते हो, कुत्ते, बिल्ली, इन सब के लिए एक हॉस्पिटल होगा। 2.2 एकड़ में होगा, लगभग 165 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में बन रहा है। तो ये भारत का पहला छोटे पशुओं के लिए हॉस्पिटल होगा। ठीक है जी। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस आईआईटी संस्थान के द्वारा भारत का पहला 155 मिलीमीटर का स्मार्ट बारूद बनाया जाएगा? तो दोस्तों आईआईटी मद्रास इस काम को कर रहा है। ये 155 मिलीमीटर का स्मार्ट बारूद बनाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा। कुछ ऐसे होगा ये 155 मिलीमीटर का। आप सोचो कितना छोटा ये होगा। कुछ इस प्रकार से ये होगा, स्मार्ट बुलेट होगा। स्मार्ट बुलेट इसे ऐसे कि इसमें गाइडेड स्मार्ट एम्यूनिशन होगा। गाइडेड मतलब क्या होता है? देखो आप देखे होगे ना फिल्मों वगैरह में कि खास करके जब एयरफोर्स की कोई लड़ाई हो रही होती है, फाइटर प्लेन के पीछे कोई मिसाइल छोड़ी जाती है, तो फाइटर प्लेन कैसे भी इधर उधर करके उड़े, पीछे पीछे मिसाइल लगी रहती है। वो पीछे पीछे लगी रहती है। एक बार लॉक करने के बाद टारगेट अगर लॉक हो गया तो कहीं भी जाए वो जा करके निशाना हिट करती ही है ना। कभी कभी बहुत ही एक्सपर्ट रहते हैं पायलट तो बचा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मिसाइल होती है गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल मतलब जैसे जैसे जाओगे पिछुआ पिछुआ लगे रहेंगे, है ना। तो और एक सिंपल गोली होती है कि आप चलाते हो, हट गए तो जाकर के उधर लग गए, जैसे मिथुन की पिक्चरों में होता था, साइकिल से पूरा पूरा गोली सब रोक लेते थे। तो गाइडेड मिसाइल अगर होती तो फिर नहीं बच पाते। यहाँ पर गाइडेड एम्यूनिशन, स्मार्ट एम्यूनिशन बनाया जा रहा है और ये बड़ी बात है। आईआईटी मद्रास इसको डेवलप कर रहा है। ठीक है। और इसके लिए डील हो रही है एमआईएल के साथ, यानी कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ। अगला, अच्छा एक और चीज है, बिल्कुल गाइडेड, आपको भी गाइड किया जाएगा एग्जाम में अपनी बुक के द्वारा। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर, ये 5000 प्लस अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह है। चैप्टर वाइज है आपके हर एक एग्जाम के लिए। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि भाई अब तो फरवरी आ गया, अब मुझे दिसंबर तक के करंट अफेयर की जरूरत नहीं। नहीं भाई, गलती कर रहे हो। आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो जनवरी से दिसंबर 2023 के ही पूछे जाएंगे, भले से फरवरी या फिर मार्च में आपका एग्जाम क्यों ना हो, है ना। जनवरी की आप ई बुक ले लेना, बाकी ये पूरा पूरा ले लेना पिछले साल का। तो आपको पूरा का पूरा कवर करके जाना है, कम से कम एक साल का पढ़ करके जाओ। और ये ब्रह्मास्त्र अगर आप ले लिए तो समझो कि आपको कोई और भी कहीं से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 20 चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन इसमें खास बात है कि राज्यवार घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देशवार हैं, तो आपके स्टेट स्पेशल एग्जाम्स में भी काफी यूजफुल होने वाला है। और ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ अमेजन पर मिल रही है, तो अमेजन पर जाकर के आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एमजेटी बुक लिखना है, आपको मिल जाएगी बुक, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, 12 से 14 फरवरी 2024 तक दुबई में होने वाले विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में अतिथि देश कौन नामित किया गया? तो देखो इसका जिक्र हमने पहले भी कर दिया है। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, और इसमें पीएम मोदी को भी इनवाइट किया गया है। पीएम मोदी भी इसमें जा रहे हैं और वहां पर उनकी भी स्पीच होगी। एक्चुअली में भारत को भी इसमें अतिथि देश घोषित किया गया है। भारत के अलावा कतर और तुर्की को, इन तीनों को चुना गया है अतिथि देश। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तीनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का हिस्सा होंगे, जो कि 12 से 14 फरवरी तक शेपिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यूचर थीम के साथ आयोजित किया जाएगा दुबई में। ये वहीं पर होता है। ठीक है, पिछली बार भी यहीं पर हुआ था। अच्छा, 14 फरवरी को याद रखना, पीएम मोदी जी ये जाएंगे बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये कहां पर है? ये वहीं पर यूएई में ही है, अबू धाबी में। अबू धाबी में बन रहा है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो अबू धाबी यूएई में इसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ध्यान रखना, पीएम मोदी बीएपीएस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला, किस राज्य ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिवाइस नीतीश लॉन्च किया है? तो दोस्तों नीतीश नाम से एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिवाइस लॉन्च किया गया है बिहार के द्वारा। बिहार सरकार ने अपने मुख्यमंत्री के नाम पर लॉन्च किया है, नीतीश, है ना। 9 बार के सीएम नीतीश, इनके नाम पर ये क्या करेंगे? इनके नाम पर ये जो डिवाइस होगा ये क्या करेगा? ये अलर्ट करेगा फार्मर्स को कि बाढ़ आने वाली है, लाइटनिंग होने वाली है, हीट वेव आने वाली है, क्लाउड वेव आने वाली है, फसल पलट सकती है, या मौसम बदल सकता है, या कुछ और बदल सकता है।
सीएम नहीं बदलेगा, सीएम यही रहेंगे, तो ये डिवाइस यही रहेगा और ये काम करेगा। डिवाइस का फुल फॉर्म देखो यहाँ बड़ा अच्छा से बनाया गया है, नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अच्छा एक मैं और आपसे देखो थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। एक्चुअली में जब भी मैं कोई पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाता हूँ या फिर मान लीजिए कोई मुद्दे पर मैं हंसी मजाक करने की थोड़ा कोशिश करता हूँ वीडियो में, तो कुछ लोग को बुरा लग जाता है। तो देखो भाई यहाँ ना ऐसा नहीं है कि कोई किसी से हमें दुश्मनी या का सपोर्ट है। थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया जाता है और हम स्टूडेंट को ना बिल्कुल मजे में रहना चाहिए। अगर मजे में नहीं रहोगे, मजा लेकर के पढ़ाई नहीं करोगे और अच्छे से मूड में नहीं रहोगे, तब ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो बिल्कुल आप कूल रहा करो। 90% स्टूडेंट तो सही हैं अपने, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट हैं जो थोड़ा बहुत मतलब भटक जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि भाई चारों तरफ वही फैल जा रहा है, तो क्या करेंगे? वही देखते हैं। तो कभी-कभी वो अपनी भड़ास निकाल देते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है ना? चलिए, तो पेडेंट के आकार का होगा, फिलहाल ये बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही दिया हूँ। आईआईटी पटना के सहयोग से बनाया जा रहा है। बिहार आया है, बिहार को अगर आप देखोगे मैप में तो यहाँ पर दिखेगा बिहार। पटना इसकी राजधानी है। पटना में ही अभी मैंने बताया था बापू टावर का अभी उद्घाटन किया गया है। बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। तांबे का ये पूरा बना हुआ है, ठीक है, तांबे का बना हुआ है पटना में ही। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी हैं, ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं, जीडीयू पार्टी से हैं और नीतीश कुमार जी 9वें बार बने हैं सीएम। अच्छा जी, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं और गोगाबिल झील, सिमरी, बख्तियारपुर झील, जगतपुर झील ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर राजगीर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य भी पूछा जाता है, भीमबंधु अभ्यारण्य, जाट जटिन डांस ये इंपॉर्टेंट है। ये गोदना पूछा जाता है, गोदना यहाँ की लोक कला है, ठीक है। बोध गया, वैशाली, नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ के प्रमुख चर्चित स्थल हैं। बिहार बात करें तो ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से शेयर करता है। ऊपर नेपाल है इसके। आगे यहाँ पर जिलों की संख्या है 38, विधानसभा में 243 सीट है, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीट जाती है। अगला, हाल ही में टाटा डिजिटल का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। टाटा डिजिटल टाटा की ही एक यूनिट है और इसके नए एमडी और सीईओ होंगे। 19 फरवरी से अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। अभी वर्तमान में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का ये काम देख रहे थे एज ए सीईओ और एमडी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं इनको रिकॉल कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो इसमें आप देखोगे मेन अगर आप देखना चाहो तो अरविंद पनगड़िया का नाम याद रखना, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, इनका नाम याद रखना। अनिल कुमार लोहाटी ये ट्राई के नए अध्यक्ष हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा आपको नाम याद रखना है किसका? संजीव खन्ना जी का और इंद्रमणि पांडे का रखना। बिम्स्टेक के नए महासचिव हैं संजीव खन्ना, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में आयोजित स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2024 में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ये अवार्ड मिला है हार्दिक सिंह और मोहम्मद समी को। ध्यान रखना, हार्दिक पंड्या मत कहना, हार्दिक सिंह और मोहम्मद समी जो हैं इन दोनों को स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स का अवार्ड दिया गया है। अभी स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड की घोषणा की गई, बहुत सारे सेक्टर में अवार्ड दिए गए हैं स्पोर्ट स्टार एसएस के द्वारा। तो इसमें मोहम्मद समी, शीतल देवी ये सभी जो लोग जो है चुने गए। पूरी लिस्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल मुंबई में ताजमहल पैलेस में ये अनाउंस किया गया 8 फरवरी को और नेशनल टीम ऑफ द ईयर इंडियन क्रिकेट टीम को चुना गया है। फिलहाल यहाँ पर पूरी लिस्ट है, जैसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड में मेंस रिले टीम को चुना गया है। स्पोर्ट्स विमेन के लिए पारुल चौधरी को चुना गया है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट के लिए हार्दिक सिंह, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था ये है। इसके अलावा स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट के लिए वंदना कटारिया को चुना गया है, उत्तराखंड की हैं ये। स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल में इनको मतलब पूरी लिस्ट है, आप देख लेना। कोच ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़ को चुना गया है, इंडियन मेन क्रिकेट टीम के कोच हैं। दो चीज और याद रखना, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में और फीमेल में, मेल में नीरज चोपड़ा और शीतल देवी फीमेल में,
ओके, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी और हाँ, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि यहीं पर मैं आपको नोटिफिकेशंस वगैरह भेज देता हूँ, या फिर आगे कौन सी क्लास लेने जा रहा हूँ, कौन सी क्लास लाइव होने वाली है, इस सब का नोटिफिकेशन यहाँ पर भेजा जाता है। साथ के साथ वन लाइनर करंट अफेयर का रिविजन यहाँ भेजा जाता है। तो डेली का डेली करंट अफेयर आप मात्र 1 मिनट में वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हो। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कुल कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो देखो यहाँ संजय दत्त हैं। मुझे भी संजय दत्त मैंने भी पढ़ाया था जब ये बने थे, लेकिन कल काफी लोगों ने बताया भी, व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज किया कि वेबसाइट वगैरह पर शाहरुख खान दिखा रहा है। मैं इसमें पूरा रिसर्च करके मैं आपको फाइनल करके कल बताऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि संजय दत्त मुझे भी याद है कि जब मैं पढ़ाया था 2021 में, जब ये बना था क्वेश्चन, तो संजय दत्त ही बताया गया था। ठीक है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा कंफर्म करके। आज आपको क्या बताना है? भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बताइएगा जरूर। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक है? ये भी बता देना। चलिए, दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना कमेंट करके। और ये बुक अगर ऑर्डर नहीं किए हो तो इसको ऑर्डर करो एमजेटी अमेजन पर जा करके। और बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।